हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 5, जिसका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्तरी में कौन गुणसूत्र होंगे, यानी कौन से गुणसूत्र होंगे। स्तरी में आपको कौन से गुणसूत्र होंगे वो आपको पूछा जा रहा है। पहला आपका ऑप्शन है 44 प्लस एक्स, दूसरा है 44 प्लस एक्स वाई, तीसरा है 44 प्लस वाई वाई, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। यानी स्तरी में कौन गुणसूत्र से सूत्र होंगे वह आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मानव शरीर में जो होता है, मानव शरीर के कोशिकाओं से बना होता है। यानी मानव शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है और इनमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मनुष्य में जो होता है टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितना? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को जो होता है ना, गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। यानी क्रोमोसोम जो होता है उसको मानव के आनुवंशिक जो गुण होता है उसका वाहक कहा जाता है। और एक गुण यानी जो इतना, इसमें कितना टोटल कितना 46 मतलब क्रोमोसोम होते हैं, तो कितना पेयर हो गया? 23 पेयर, मतलब क्रोमोसोम कितना? 23 जोड़ी क्रोमोसोम, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव में। और एक जोड़ी क्रोमोसोम तो होता है, एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। यानी एक तरह से उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंग क्रोमोसोम कहते हैं उसको। ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करता है। बाकी जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो मतलब इसका मतलब एक तरह से जायगोट का निर्माण करता है, यानी शरीर का निर्माण करता है। उसको क्या कहेंगे? ऑटोसोम कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोसोम। लेकिन ये आपको क्वेश्चन कर रहा है कि स्तरी में कौन गुणसूत्र से सूत्र होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 44 प्लस एक्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है एक संकर का जेनोटाइपिक अनुपात क्या है। एक संकर का जेनोटाइपिक अनुपात क्या है? आप सबसे पहला समझिए, आप मगर ये 10th स्टैंडर्ड में, मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि आनुवंशिकता तथा जैव विकास, यानी ये चैप्टर पढ़े होंगे आनुवंशिकता तथा जैव विकास, और उसमें पढ़े होंगे जेनोटाइप। जेनोटाइप का मतलब होता है जीन प्ररूप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीन प्ररूप, यानी किसी जीवों के जीनी संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। यानी जीनी एक तरह से जीन के स्ट्रक्चर को उसको क्या कहेंगे? जीन प्ररूप कहेंगे। लेकिन ये आपको कह रहा है एक संकर का जेनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। 1:2:1 होगा, या फिर 3:1 होगा, या फिर 9:3:3:1 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि एक संकर का जो जेनोटाइपिक अनुपात जो होता है वो क्या होता है। देखिए उसका जो जेनोटाइपिक अनुपात होगा वो होगा 1:2:1। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1:2:1, यानी एक संकर का जेनोटाइपिक अनुपात जो होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कह रहा एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, यानी एक ही स्थान पर लोकेटेड रहने वाले, स्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति को हो कहलाती है। यानी एक तरह से विभिन्नता होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसको क्या कहेंगे? बहुअलील कहेंगे, बहुजीन कहेंगे, ऑन्कोजीन कहेंगे, या फिर सहप्रभावित जीन कहेंगे। यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन को क्या कहते हैं? देखिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन को बहुअलील कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुअलील कहते हैं। जिनकी मतलब अभिव्यक्ति होती है, यानी जिनकी विभिन्न अलग अलग अभिव्यक्ति होती है उसको बहुअलील कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? पहला आपका ऑप्शन है गुणसूत्र 21 एवं वाई, दूसरा है आपका गुणसूत्र 1 एवं वाई एक्स, तीसरा आपका ऑप्शन है गुणसूत्र 1 एवं वाई, लास्ट ऑप्शन आपका है गुणसूत्र एक्स एवं वाई। ठीक है, ये वो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक यानी सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है, वह आपको पूछा जा रहा है। देखिए सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे गुणसूत्र 1 एवं वाई। ये कौन सा होंगे? एक गुणसूत्र 1 एवं वाई होगा। ये करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी गुणसूत्र 1 एवं वाई। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन होंगे? तो यानी ये होंगे सबसे अधिक तथा सबसे कम वाले मानव में गुणसूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी एक तरह से यही इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित क्या करता है? ये क्या प्रदर्शित करता है? इप्सिटेंसिस या फिर सहप्रभाविता या फिर
पलीओट्रोपी या फिर अपूर्ण प्रभावित, ये क्या किसको मतलब शो करता है, जो ये दात्र कोशिका अरक्तता जो होता है वो किसको शो करता है, किसको प्रदर्शित करता है, वही आपको पूछा जा रहा है। एब्सिसेंटेसिस या फिर सप्रभाविता या फिर पलीओट्रोपी या फिर अपूर्ण प्रभावित। देखिए ये जो शो करता है ये पलीओट्रोपी को शो करता है, किसको, पलीओट्रोपी को शो करता है। अब ये पलीओट्रोपी जो होता है ये आनुवांशिक घटना होता है। क्या होता है, ये एक आनुवांशिक घटना होता है जो दात्र कोशिका या अरक्तता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी यानी 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम या फिर दादरा कोशिका अरक्तता या फिर डाउन सिंड्रोम, कौन सी बीमारी होती है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। ठीक है, यानी 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। चार आपका ऑप्शन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दादरा कोशिका अरक्तता या फिर डाउन सिंड्रोम। देखिए ये जो बीमारी होती है ये होती है डाउन सिंड्रोम, यानी 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से जो आनुवंशिक बीमारी होती है वो डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इस करेक्ट होता है। ठीक है, अब ये डाउन सिंड्रोम कैसा बीमारी होता है, देखिए ये डाउन सिंड्रोम जो होता है इसको मतलब ये कहते हैं ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइसोमी एक तरह से ट्राइसोमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यह आनुवंशिक बीमारी होता है। ये कौन सा बीमारी होता है, एक आनुवंशिक बीमारी होता है और ये आमतौर पर जो होता है ना शारीरिक विकास में एक तरह से देरी पैदा करता है और हल्के बौद्धिक विकलांगता होता है, यानी एक तरह से मेंटली एक तरह से विकलांग होता है। और डाउन सिंड्रोम वाले एक जो एक तरह से एक युवा होंगे, वयस्क युवा को यानी एक तरह से जवान आदमी को अगर यह होंगे डाउन सिंड्रोम का अगर रोग होगा तो वो मतलब उसमें जो एक तरह से बौद्धिक स्तर होगा वो लगभग 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है, जो एक 8 साल के बच्चे के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका जो एक तरह से बौद्धिक विकास हुआ, एक तरह से इसका जो दिमाग काम करेगा वह एक 8 साल के बच्चे के दिमाग के बराबर काम करेगा। जिस व्यक्ति को, जिस जवान आदमी को डाउन सिंड्रोम का रोग हो जाएगा। ये क्यों होता है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होगी, तो डाउन सिंड्रोम की एक आनुवंशिक बीमारी है और यही बीमारी होती है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन तो कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है तो तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की जो एक तरह से संभावना होगी इनमें से क्या होगी। आपको पहला ऑप्शन है 25% यानी पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांधन या फिर पुत्र यानी ये आपका 50% एक तरह से ये जो है पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री और 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री या फिर सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध ये पुत्री होंगे। यानी ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये एक तरह से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, यानी 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी। ठीक है, यह आपका 7वां क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने टोटल कितने लक्षण का अध्ययन किया, यानी गरेगर जॉन मेंडल का आप एक नियम पढ़े होंगे, यानी आनुवंशिकता का नियम 10th के स्टैंडर्ड में मैट्रिक स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम था आपका मैट्रिक में आनुवंशिक तथा जैव विकास और उसमें पढ़े हैं गरेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, और गरेगर जॉन मेंडल के एक आनुवंशिकता का नियम के बारे में भी पढ़े हैं। उन्होंने किसमें एक तरह से ये किया था, प्रयोग किया था, अपना जो प्रयोग किया था वो किया था किसमें किया था, ये मटर का पौधा में किया था। किसमें, मटर का पौधा में वो अपना जो प्रयोग किया था वही उसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है, गरेगर जॉन मेंडल के बारे में। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 5 लक्षणों का अध्ययन किया, 4 लक्षणों का अध्ययन किया, 7 लक्षणों का अध्ययन किया या फिर 3 लक्षणों का अध्ययन किया। कितने लक्षणों का अध्ययन किया गरेगर जॉन मेंडल ने, देखिए उन्होंने जो अध्ययन किया था वो टोटल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था गरेगर जॉन मेंडल साहब ने, जो आनुवंशिकता का नियम दिए थे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा एक तरह से डिटेल में पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर आनुवंशिकता तथा जैविक विकास में। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लगभग इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आगे जो क्वेश्चन आपको करा कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, यानी मेंडल ने किसको प्रतिपादित किया,
सहलगनता का नियम को, या फिर आनुवंशिकता का नियम को, या फिर थर्मोडायनेमिक्स का नियम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। गॉर्डन जॉन मेंडल में जो एक नियम दिए थे, एक रूल्स दिए थे, उस रूल्स का नाम क्या है, यानी उसके द्वारा जो प्रतिपादित रूल्स है वो रूल्स कौन से, वो कौन सा नियम है, सहलगनता का नियम है, या फिर आनुवंशिकता का नियम है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है लास्ट में। देखिए उन्होंने जो प्रतिपादित किए थे वो आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादित किए थे। कौन सा नियम को, आनुवंशिकता का नियम। ये हम लोग मैट्रिक के स्टैंडर्ड में, यानी मैट्रिक में ही पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं। मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो क्या प्रतिपादित किया, आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, प्रभावित का नियम कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी पृथक्करण के सिद्धांत को जो कहते हैं और क्या कहते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए पृथक्करण के जो सिद्धांत को और कहेंगे हम लोग, वो कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन कितना होगा राइट इसका, ऑप्शन सी राइट होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम 11वां नंबर क्वेश्चन का। यानी पृथक्करण के जो सिद्धांत है उसको क्या कहेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात, यानी फेनोटाइप के आपके बारे में पूछा गया। फेनोटाइप के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। फेनोटाइप किसको कहता है, फेनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्ररूप। फेनोटाइप का मतलब क्या होगा, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप का मतलब होता है जीवों का वह गुण जो वातावरण या अन्य कारणों से बाहरी लक्षण दिखाई देता है। जीवों का वह गुण जो वातावरण या अन्य कारणों से बाहरी लक्षण दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे, फेनोटाइप कहेंगे। इसका अनुपात क्या होता है वही आपको पूछा जा रहा है। यानी द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात यानी फेनोटाइप अनुपात क्या होता है। पहला आपका ऑप्शन है 3:1, दूसरा ऑप्शन आपका है 1:2:1, लास्ट तीसरा ऑप्शन आपका है 9:7 या फिर 9:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। लेकिन करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 9:3:3:1। यानी द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:3:3:1 हो जाएगा। इस तरह से 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्यों सफल हुए, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना, या फिर स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन को चुना, या फिर अत्यधिक लक्षणों को चुना, या फिर मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। क्यों मतलब एक तरह से वो मतलब सफल हुए, क्यों सक्सेस हुए वही आपको पूछा जा रहा। देखिए उन्होंने जो सक्सेस हुए थे वो उसने क्योंकि ये किया था, मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था, यानी उसने मटर के पौधों को चुना था। यह आप पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में कि ग्रेगर जेंडलमैन किस मतलब अपना प्रयोग के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था, तो मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यानी मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था। इस तरह से 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। यानी मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में उसका अपसेट में कौन सी दशा उत्पन्न होती है, कौन सा माहौल उत्पन्न होता है, वर्णांधता का, या फिर रंजकहीनता का, या फिर फिनाइल कीटोनूरिया का, या फिर एल्के पटोनूरिया का। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में जो दशा उत्पन्न होगा वो कौन सा दशा उत्पन्न होगा। देखिए उसकी जो अनुपस्थिति में जो दशा उत्पन्न होता है वो होता है आपका रंजकहीनता का, यानी रंजकहीनता का दशा उत्पन्न होता है किसकी अनुपस्थिति में, मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में रंजकहीनता का दशा उत्पन्न होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि मानव नर यानी मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। कैसे की जाती है, केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, या फिर ऑटोसोम्स द्वारा, या फिर गुणसूत्र या फिर लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। मतलब किसके द्वारा मानव नर की आनुवंशिक मतलब पहचान की जाती है, केंद्रक द्वारा, या फिर कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, या फिर लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। यानी मानव नर की जो आनुवंशिक पहचान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। यह करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर, यानी लिंग गुणसूत्रों के द्वारा मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि RH+ व्यक्ति जिन पर रोग प्रारोप हो सकता है, RR या फिर TT या फिर RR
यानी स्मॉल आर दोनों है, ठीक है, प्लस कैपिटल टी है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद दोनों बी और सी, यानी आर एच प्लस जो व्यक्ति का जिन प्रारूप हो सकता है तो वो कैसा हो सकता है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए जो हो सकता है वह कैपिटल आर और स्मॉल आर का एक संयोग हो सकता है, यानी आर एच प्लस, यानी आर एच प्लस व्यक्ति जो जिन प्रारूप हो सकता है, उसमें जो जिन प्रारूप हो सकता है वो क्या हो सकता है, इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का एक तरह से संयोग हो सकता है। यह 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर ऑप्शन सी राइट हो गया। ये क्वेश्चन आपको करा है कि जनगण सूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी जनगण सूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है असुगुणिता या फिर बहुगुणिता या फिर भौतिक प्रभाव या फिर ये सब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब के सब, यानी तीनों के तीनों क्या है, मतलब जनगण सूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, चाहे वो असुगुणिता हो या फिर बहुगुणिता हो या फिर भौतिक प्रभाव हो। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 17वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन आपको कह रहा आगे वाला कि एक जीन जोड़ा, यानी एक जीन यानी एक पेयर क्रोमोसोम जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है किसमें, यानी एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है किसमें, प्रभाविता में या फिर पॉलीमेरिज्म में या फिर एपिस्टेसिस में या फिर अप्रभाविकता में या फिर अप्रभाविकता में। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि जो एक जीन जोड़े जो होता है दूसरे जीन के जोड़े को जो प्रभाव को रोकना होता है वो किसमें होता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रभाविता में। किसमें होता है ये काम, यानी प्रभाविता में क्या होता है कि एक जीन जोड़े को दूसरे जीन के प्रभाव को रोकना होता है, ठीक है, रोकना है किसमें, प्रभाविता में। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होता है 18 नंबर क्वेश्चन का। ये आपको क्वेश्चन का आगे वाला कि मेंडल का जन्म हुआ, यानी मेंडल का जन्म कब हुआ था, 17वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में या फिर 19वीं सदी में या फिर 8वीं सदी में। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 17वीं सदी में। कब हुआ था, 17वीं सदी में। इसका ऑप्शन ए मतलब 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 17वीं सदी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन्स प्रदर्शित करते हैं। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जिन्स मतलब जो होते हैं प्रदर्शित करते शो करते हैं, जिन विनिमय नहीं या फिर उच्च जिन विनिमय या फिर मुश्किल से कोई विनिमय या फिर केवल द्विविनिमय, लेकिन जो एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन से जो प्रदर्शित करते हैं वो क्या करते हैं, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए वो जो होते हैं जिन विनिमय नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, जिन का मतलब विनिमय नहीं होता, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपको करा आगे वाला कि प्रथम आनुवंशिकी द्वि आनुवंशिकी के पिता थे, यानी प्रथम आनुवंशिकी यानी विद आनुवंशिकी के पिता थे, यानी प्रथम आनुवंशिकी और विद आनुवंशिकी के पिता कौन थे, फादर कौन थे, डीविच या फिर मेंडल या फिर डार्विन या फिर मॉर्गन। यह करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि प्रथम आनुवंशिकी विद आनुवंशिकी के पिता कौन थे। देखिए उनके जो पिता थे वो थे आपका मेंडल साहब। कौन थे, मेंडल साहब, यानी जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। प्रथम आनुवंशिकी विद आनुवंशिकी के पिता थे, तो मेंडल साहब प्रथम आनुवंशिकी विद आनुवंशिकी के पिता थे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन कवर हो गया। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है, संकर है, प्रभावी है या फिर सम युग्मजी है या फिर सम युग्मजी है या फिर विषय युग्मजी है, यानी दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि होता है। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो होता है आपका समयुग्मजी। क्या होता है, समयुग्मजी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, समयुग्मजी हो गया। ये दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि क्या होगा, समयुग्मजी होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब लक्षण सहलगन हो या फिर जनक शुद्ध ब्रीड हो या फिर एफ एक संकर अनुपात दो प्रकार की व्यष्टि दर्शाए या फिर विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा दूसरे जोड़े पर निर्भर हो। यानी मेंडल के नियमों को तब लागू किया जा सकता है, कब लागू किया जा सकता है, कब अप्लाइड किया जा सकता है, जब कंडीशन कौन सा कंडीशन हो, वो कंडीशन आपको चूज करके निकालना। देखिए तब लागू किया जा सकता है जब लक्षण सहलगन हो। क्या किया जा सकता है, जब लक्षण मतलब सहलगन हो तब उसको क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। मेंडल के नियमों को यानी जॉन ग्रेगर मेंडल के रूल्स को अप्लाइड किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन ए राइट होता है, लक्षण सहलगन। अब आगे बढ़ते ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक सत्य संकर है, यानी एक सत्य संकर दशा है, टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी आपका है
कैपिटल आर, उसके बाद ये सॉरी कैपिटल टी है, उसके बाद स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका है स्मॉल टी, उसके बाद है स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, उसके बाद है डी ऑप्शन आपका है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए कैपिटल और स्मॉल आर का ही खेला होता है इसका, जॉन गरेगर मेंडल का, ठीक है। उसका जो नियम होते हैं इसी का खेला होता है। अगर आर कैपिटल हो या फिर स्मॉल कैपिटल हो, स्मॉल हो या फिर आर हो, इसी पर मतलब एक तरह से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जॉन गरेगर मेंडल का आनुवंशिकता का नियम है, ठीक है। 24वां नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी टोटल के टोटल क्या होंगे कि स्मॉल होंगे, यानी स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर इसका राइट आंसर होता है। यानी एक सत्य संकर की जो दशा होगी वो ये होगी, ठीक है। इस तरह से 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ये आपको आगे वाला क्वेश्चन कह रहा कि अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन है अप्रभावी है, हानिकारक है या फिर जन्य है या फिर ये सभी, यानी अधिकांश उत्परिवर्तन कैसा होता है। देखिए अधिकांश उत्परिवर्तन जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, ठीक है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे अखंड है। आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे खंड है, रिकोन है, सिस्टरोन है या फिर म्यूटोन है या फिर एक्सोन है। करेक्ट जो आंसर होगा आपका वही चूज करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा म्यूटोन। यानी म्यूटोन क्या है, आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटा छोटा खंड है, कौन, म्यूटोन। इस तरह से 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अब इस करेक्ट आंसर। यह आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जिन्स है, कैसा है, उत्परिवर्ती जिन या फिर ऑटोसोमल जिन या फिर होलेंट्रिक्स जिन या फिर लिंग सहलगन जिन, यानी वाई गुणसूत्र पर स्थित जिन्स है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो होंगे आपका वाई सूत्र पर स्थित जिन्स जो होंगे वो होंगे आपका लिंग सहलगन जिन, लिंग सहलगन जिन होंगे, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन डी, यानी 27वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। यानी लिंग सहलगन जिन होता है, यानी वाई गुणसूत्र पर स्थित जो जिन्स होंगे वो क्या होंगे, लिंग सहलगन जिन होंगे। यह आगे हो गया, क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक प्रबल म्यूटाजन है, यानी एक प्रबल म्यूटाजन कैसे होता है, ठंडा होता, गर्मी होता या फिर पानी या फिर एक्स किरणा होती। एक प्रबल यानी एक तरह से स्ट्रेंथ जो म्यूटाजन होता है वो कैसा होता है। देखिए एक स्ट्रेंथ अगर जो म्यूटाजन होगा वो होगा एक्स किरण, यानी एक्स किरण क्या होगा, एक तरह से एक प्रबल म्यूटाजन होता है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है, थैलेसीमिया या फिर शिकल अल अनामिया या फिर डाउन संलक्षण या फिर रतौंधी, यानी एक बिंदु परिवर्तन जो होता है, एक बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, थैलेसीमिया होता है या फिर शिकाल अनामिया होता है या फिर डाउन संलक्षण होता है या फिर रतौंधी होता है। 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका शिकाल अनामिया होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मेंडल का द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, बहुजीवी वंशागति का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी मेंडल का जो द्वितीय नियम है, गरेगर जॉन मेंडल का जो दूसरा नियम है वो किस पर बेस्ड है, पृथक्करण का नियम है या फिर प्रभाविता का नियम है या फिर बहुजीवी वंशागति का नियम है या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, यानी मेंडल साहब का द्वितीय जो नियम है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। कितना चैप्टर का, 5 चैप्टर का, यानी वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का 5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी टाइप के आपको लगभग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इसमें आनुवंशिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़े, यानी चैप्टर का नाम ही है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी में से लगभग बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब न्यूमेरिकल से नहीं है जो आपको वहाँ एक तरह से घुमा करके पूछे जाएंगे, ठीक। ये टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 29 टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर किया। हो सके तो आप लोग नोट बनाइए, नोट बनाने से बेटर होगा क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कवर किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और चैप्टर 5 का बायोलॉजी का चैप्टर 5 का वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।